अपनी समाज के लिए। हम क्या करते, नहीं नहीं बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ। फिर आज आप कितने साल जिएंगे, 60 साल 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते हैं। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए। अब अहम बात और एक बात, जब 2009 में जब डिलिमिटेशन कमीशन बना, कुलदीप सिंह साहब का कमीशन बना था डिलिमिटेशन का, तो 2009 में, हाँ 2000 द डिलिमिटेशन कमीशन वॉज में 2009 ना सर 2008। तो हाँ, तो उस डिलिमिटेशन कमीशन के पास जब मैं गया था उनसे, जस्टिस साहब से मिलने के लिए, तो वो हम जाकर बैठे, पूरा प्रेजेंटेशन दी हैदराबाद का, उसके पैरामीटर्स थे। तो उन्होंने मुझसे जब प्रेजेंटेशन हो गया तो उन्होंने सबको बाहर जाकर मुझसे बोले कि ओवैसी साहब एक बात बताइए कि आप और मुस्लिम लीग वाले आए हैं खाली उस पैरामीटर्स को बुनियाद बनाकर केरला और हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बताने के लिए, आपके समाज के लोग क्यों नहीं आते? ये खाली बयान देते हैं लोग, स्टेटमेंट देते हैं कि मुसलमान के कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करते हैं। आप ला के दीजिए ना। आपको मालूम ज़्यादा लोग नहीं गए मुसलमानों से, हम काम ही नहीं किए, तो क्या करेगा कमीशन वो। अब दूसरा देख लीजिए, आसाम की बात बदरुद्दीन भाई नहीं बोले। आर्टिकल 170 के तहत ये कहा जाता है कि जब असेंबली की या किसी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन होगा तो वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होगा। मगर आसाम में ऐसा डिलिमिटेशन करवाया गया कि 11 मुसलमानों की सीटें कम कर दी गई असेंबली की, 11 डिलिबरेटली। अब अल्लाह को मालूम कि कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट से क्या होगा, कैसे होगा। कश्मीर में जाइए आप, कश्मीर में जो डिलिमिटेशन किया गया, जम्मू में सीटें बढ़ गई, कश्मीर में कम, जो कश्मीर में बढ़ना था जम्मू में बढ़ा दी गई। इसके भी हम ताल्लुक से हमको देखना है। चौथी बात यह है कि चुनाव जब लड़ते हैं तो यकीनन आज के माहौल में पैसों की जरूरत पड़ती है, इसका भी हमको इंतजाम करना पड़ेगा। सिर्फ तकरीर पर आकर सुन के कोई वाह वाह जिंदाबाद नारा तकबीर हो, उससे नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको देखकर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास एक सियासी आवाज़, जैसा आसाम में एक एक्सपेरिमेंट बदरुद्दीन भाई ने किया, सही कहा उन्होंने, उनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था। जब वो पहली मरतबा जीत कर आए और जमीयत के दफ्तर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2005 या 6 में, मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि भाई एक मौलाना आलिम दीन, उन्होंने ये काम कर दिया। और हमारे पास क्या नहीं भाई, मौलाना है वो हमारी बात नहीं समझे, मगर प्रैक्टिकल मौलाना है। ये मौलाना को गर्मी और नरमी और वो सब मालूम इनको। और आसाम में रहना आसान बात नहीं है। फिर इंडियन मुस्लिम लीग की मुसलसल कामयाबी आसान बात नहीं है। पिछले 60-65 साल से इंडियन मुस्लिम लीग कामयाब होना ये आसान काम नहीं है। और वहाँ पर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को पैदा कर देना, तो ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, बशर्ते कि आप ये काम करने का ठान लें। देखिए, किसी को बुलाकर भाई मैं 2 बच्चों को तालीम दिला देता हूँ, आसान काम है। किसी को कहना कि भाई मैं एम्बुलेंस दिला देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कौम का मुस्तकबिल तैयार करो आप। जब तक भारत में आपकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, अगर कल सरकार बदल भी जाती है इंशाअल्लाह, हम भी उम्मीद करते हैं, मगर आपसे इंसाफ कौन करेगा? आप ये उम्मीद करेंगे, लोग करेंगे? हमारे हैदराबाद में कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं, बस दुआ करिए मौलाना के इस इलेक्शन में ये तमाम बातिल ताकतें बर्बाद हो जाएं। हम लोग जोर से आमीन बोलते हैं, फिर वहां दुआ करते हैं अल्लाह इस इलेक्शन में इनको आपस में टकरा दे, आमीन, हो गया। मेरे भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर और मेहराब से उतरकर मैदान कारसाज में अपने दंदान मुबारक को शहीद कराए थे। सिर्फ दुआओं पर इक्तफा नहीं कि अमली मैदान में आए थे। अब आपको भी सोचना है कि आप क्या करेंगे। क्या सिर्फ आप सुनते रहेंगे, किताब पढ़ेंगे? अरे भाई, इस आदमी ने नहीं मालूम कितनी रातें अपनी खराब की, कितना सुकून अपना बर्बाद किया किताब लिखने के लिए।
तो इस किताब को पढ़िए, उस पर अमल करिए, सोचिए कि मैं क्या करने वाला हूं। आप अगर आपको नफरत है सऊद्दीन ओवैसी से, ईटी बशीर साहब से, बदरुद्दीन भाई, तो आप आइए, मैं पीछे आपके काम करने तैयार हूं, या खुद करिए, मगर कुछ तो करिए। अगर आप नहीं करेंगे और बोलेंगे भाई साहब कोई आसमान से फरिश्ते आने वाले नहीं है, अभी ना कोई जमीन से निकल कर आने वाला है, आपको ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुकद्दर के फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक हों, तो फिर सियासत में हिस्सा लीजिए। अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई और सियासत करेगा आपसे। सियासत में हिस्सा लीजिए, लड़िए इलेक्शन, डरिए मत। जिंदगी में, इस दुनिया में अगर हार मिलती है तो कोई परवाह नहीं, उस दिन की हार से बचिए उस दिन अल्लाह सबका हिसाब किताब करेगा। तो इस दुनिया में हारे कोई बात नहीं, मगर इखलास तो है ना, नीयत है, अल्लाह को राजी करना है, एक मजलूमों की आवाज बनना है। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं मुसलमानों के एमपी हैं पार्लियामेंट में, मेरे भाई सिवाय बदरुद्दीन भाई के ईटी मोहम्मद बशीर साहब हैं, आपके एक और साथी हैं, मैं हूं, इम्तियाज साहब हैं, हम लोग ही चार पुकारते हैं दीवाने। दूसरे पार्टियों के जो हमारे मुस्लिम मेंबरान हैं, बड़े बाइज्जत हैं वो, मगर उनकी पार्टी उनको बोलने ही नहीं देती। अच्छा, वो बैठकर सुनते हमारी तकरीर को, बदरुद्दीन भाई की, बशीर साहब की। अब आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू सेइंग? वी आर सिटिंग टू हियर यू। आप क्यों नहीं बोलते? नो, यू प्लीज अंडरस्टैंड, वी कम फ्रॉम दिस पार्टी, दैट पार्टी। अच्छा, जितने बड़े बड़े पार्टियां उनके नेता आप सुनेंगे, ऐसा नजर आता है कि मुसलमान वो है, मैं नहीं हूं। मगर जब उनकी बात करने की मामला आता, कोई नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हैदराबाद में हमने क्या हासिल किया, एक लंबी तारीख है हमारी। सिर्फ आपको बताऊंगा कि पिछले 9 साल में हमने तेलंगाना की हुकूमत की तायीद की, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे, मिनिस्ट्री नहीं ली, हमारी नुमाइंदगी पर, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई। आज 200 मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं, 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री तालीम। बच्चियों का रेजिडेंशियल स्कूल अलग, लड़कों का अलग। कितने 80,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं उसमें। अब आप ये समझिए कि अच्छा, ये कांग्रेस के लोग हमें गाली देते, ठीक है, कोई परवाह नहीं, गाली सुनना शायद हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया। तो इनसे पूछिए आपने क्यों नहीं किया राजस्थान में, क्यों नहीं किया आपने छत्तीसगढ़ में, या जहां पर भी आपकी सरकार है, करिए ना। नहीं करेंगे। अरे छोड़िए बिहार की बात, आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी ने ट्रेन में नाम पूछकर गोली चलाई, उसका ताल्लुक हैदराबाद से था। हमारे एमएलए असेंबली में उठ के मुतालबा किए, उसके 3 बच्चे थे मरहूम के, एक्स ग्रेशिया उनको मिला, पैसे दिए गए, 24 घंटे के अंदर उसको, बेवा को गवर्नमेंट नौकरी दी और 2 BHK घर दिया उसको। बिहार में कुछ नहीं हुआ। मगर बिहार में नहीं, सेकुलरिज्म का साथ देना है, करो आप, क्योंकि आप नहीं मरे, कल आप मरेंगे तो आपको मालूम होगा क्या तकलीफ होगी। आपको अंदाजा नहीं है अभी, आपके पीठ पर लट नहीं पड़ी, आपको गोली नहीं लगी, आपके भाई को मॉब लिंचिंग नहीं की गई, नू में घर तोड़ दिए गए, पूरा भारत में फिरे, वहां नहीं जा सकते वहां पे। अगर ये बात भी पसंद नहीं आई कि हमारे दोस्तों को बोले कि ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप, वहां पे जाएंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा। सवाल वोट लेने का नहीं है, सवाल अगर तुम गांधी नेहरू की कुर्बानियों को जिंदा रखना चाह रहे, भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को जिंदा रखना चाह रहे, तो इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। मसलहत के नाम पर आप बुज़दिली के मजारे करेंगे तो फिर बेफायज है। तो बहरहाल लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरा यही कहना है कि सियासत में हिस्सा लीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई परवाह नहीं, मगर इलेक्शन लड़िए, लीडर बनिए, नेता बनिए, काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं हमसे नहीं होता भाई, ये गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर आपको ही साफ करना है ना। नहीं वो नहीं हो सकेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है। अरे भाई साहब, इस चीज में आपको आना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी कहावत है, यू मस्ट टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। आपको करना जरूरी है। आइए और यकीनन अपने इन चीजों को महसूस करिए। आज आप वोट नहीं लेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हमारी पार्टी ने 5 मरतबा इलेक्शन हारा, उसके बाद हम जीते और जीतते आ रहे।
तो अभी अभी बदरुद्दीन भाई बोल रहे थे हैदराबाद को सब लोग आए। बदरुद्दीन भाई उन्होंने क्या, उनके बाप भी आए तो कुछ नहीं कर सकते हैदराबाद, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम काम करते, हम वहां पर दिन रात काम करते, कब्रस्तान में हम नजर आते, पोस्टमार्टम में हम नजर आते, राशन की दुकान पर हम नजर आते, दावत में नजर आते, बिस्मिल्लाह में नजर आते, हकीक़े में नजर आते, शादी में नजर आते, सब चीजों में हम काम कर रहे हैं। ये काम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन जीतना आसान है, मगर जीतने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ती है उससे ज्यादा होती है। तो ये भी एक है। बहरहाल ये चीजें हैं। मैं रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बेहतरीन किताब लिखी, और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, इसको खरीदें, और खरीद के सिर्फ रख ना दें। अरे देखो मैं पढ़ो उसको, आप दिन में 4-5 सफ़े पढ़िए, देखिए, महसूस करिए कि किस सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को, मुसलमानों को बर्बाद किया गया है। याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो तरक्की के दरवाज़ों के ताले नहीं खुलते। उसको खुलते कब है? जब आपके पास आवाज़ होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी बात कही थी, किसी ने उनसे पूछा, अरे रिजर्वेशन दलितों को मिल चुका है, इतने 80-90 MP जीत जाते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, वो जीतते ज़रूर हैं, वो अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना। तो आप देखिए, इन बातों पर गौर करिए, और मुझे यकीन है कि शायद हमारी और बशीर साहब की बातचीत से, बदरुद्दीन भाई की बातचीत से आपको कोई एक उम्मीद और हौसला मिला होगा। हमारा मकसद एक ही है भाई, हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है, कोई आप किसी का भी नहीं, मगर कम से कम इस मौके को गनीमत समझिए। यकीनन हालात ख़राब है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। इस मुल्क में फ़िरका परस्ती अपने उरूज पर है, चाहे इससे पहले कभी नहीं थी, मगर यही तो मौका है लड़ने का, यही तो मौका है जद्दोजहद करने का। आसान दिनों में तो सब काम करते, मगर मेरे भाई, जब नमरूद की आग आसमान को छू रही है और फिरौन का गुरूर अपने उरूज पर है, तभी तो आपको मज़ाहरे करना पड़ेगा। आज ही आपको मज़ाहरे करना पड़ेगा, ताकि आप और हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग कम से कम बोलेंगे, भाई ये लोग पीछे नहीं हटे, ये अपनी बात पर अटल थे, कायम थे। तो आइए, अपनी सियासत में हिस्सा लीजिए। हाँ, अगर आप किसी और पार्टी में भी जाकर लीडर बनते, बनिए, मगर लड़िए। उस पार्टी में जाकर दरी मत बिछाइए, उस पार्टी में जाकर सिर्फ इफ्तार की दावत मत करिए, उस पार्टी की दावत में जाकर सिर्फ दरगाहों पर चादर मत पेश कीजिए। उस पार्टी में जाइए तो अपनी नेता बनिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए, और बैठकर अपनी बात को करिए। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ही रोना पड़ेगा। ऐसे ही किताबें और लिखती जाएंगे तो शायद 10-5 साल के बाद एक और किताब आएगी। इकबाल अंसारी साहब ने किताब लिखी थी, 2004 में आई थी। आप उसका पार्ट 2 लिखें, शायद पार्ट 3 लिख देंगे। आज आप 26 आपके पास है तो शायद कल 18 जीत कर आए, उसके बाद आपका नाम और निशान भी ना रहे, और आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे। और ये बात दिमाग से निकालिए कि नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे तो ही आपको जमहूरियत आपको वोट दे रही है। आप वोट नहीं डालेंगे, ये एक अजीब बात काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे। नो 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 नो, वी मस्ट नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, वी मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। अरे भाई, सोशल एक्सेप्टेंस 75 साल में नहीं हुआ तो क्या और 50 साल में होगा? सोशल एक्सेप्टेंस उस वक्त होता है जब आप ताकत दिखाएंगे, जब आप वोट लेंगे, चाहे 100 वोट क्यों ना हो। उनको मालूम होगा, अरे भाई आज 100 लिया, कल 1000 तक जाएगा। तो इसीलिए मेरी ये माफ करना, मुझे बोलने की बुरी आदत है, और बदरुद्दीन भाई ने खामखा मुझे तैश भी दिला दिया कि बोलेंगे, तो मौलाना में बोल दिया। तो बहरहाल आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारी इन बातों का गौर करिए, और अब्दुर्रहमान साहब का और उनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ आने की दावत दी, और अल्लाह सुब्हाना व तआला अब्दुर्रहमान साहब की इस किताब को कबूल करे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।